वो जो एक बात कहते हैं कि एआई ने लोगों की जॉब्स खा ली, जॉब्स वो है कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में आपको हेल्प मिल जाती है, पहले शायद आप किसी को हायर कर लेते. So we have to preserve this because as humans this is the edge which we have against जो आपने AI का पूछा था, frankly speaking, right? So do refer to the reels and the posts on LinkedIn, Instagram, everything, but do not आप बुक्स से अपने आप को कतई ताल्लुक नहीं करें. लिटरेचर फेस्टिवल से मेरा ज़ाती तौर पे भी इंटरेस्ट है, लिटरेचर में, आर्ट में, थिएटर में. और लिटरेचर फेस्टिवल का ये जो आइडिया आया जब मैं ज़ैबिश में अगेन मैं टीच कर रहा था 2016 में, तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी एक लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था पेशे लव्स के नाम से. दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट एंड एब्सोल्युटली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. 2018 के बाद मैंने और मेरी वाइफ जो हैं उनका भी इसी शोबे से ताल्लुक़ है, एडवर्टाइजिंग के शोबे से. तो हमने द फ्रिस्बी के नाम से अपना स्टार्टअप भी किक ऑफ किया. स्टार्टअप प्राइमरीली वर्किंग ऑन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस ओनली. इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए सही है, हमारा मार्केटिंग के बजट्स हमेशा डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस कैसा फ्लरिश कर रहा है. बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट होता है कि वो कैटेगरी ओवरऑल, वो जो इंडस्ट्री है वो कैसा बिहेव कर रही है, और इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट होती है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर. तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ. दोस्तों, आज के जो हमारे इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं इनका नाम है अदील हसन. अदील का ताल्लुक पिछले 20 सालों से मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और इवेंट मैनेजमेंट के शोबों से रहा है. ये टीचर भी रहे हैं और आजकल अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं. तो हम बात करते हैं चल के अदील से और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो रिलेटेड फील्ड है उसका हमारे यहाँ पे क्या स्कोप है और हमारे यहाँ क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं. तो चलते हैं बगैर किसी देर के और बात करते हैं अदील से. अस्सलाम वालेकुम अदील. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, फाइन. अदील, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और टाइम निकाला आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए. तो अदील, बताएं कुछ अपने बारे में. कहाँ से आपने, किस साल में आपने अपना जर्नी को स्टार्ट किया और क्या क्या कुछ करते रहे और क्या कुछ कर रहे हैं? वेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट किया. स्टार्टिंग मेरी जो हुई, मेरा बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो, मैं एजेंसीज़ का आदमी हूँ. तो मैंने एजेंसीज के लिए काम किया है, मीडिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर के साथ कहता हूँ. मैंने BBA ऑनर्स किया ज़ैबिस से, फिर उसके बाद MBA, और उसके बाद फिर प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्ट हुआ. MBA मार्केटिंग में करने के बाद ज़्यादातर मार्केटिंग ग्रेजुएट्स की ये विश होती है कि वो जो सो कॉल्ड ब्रांड साइड या जो क्लाइंट साइड कहलाती है वहाँ पर जाएं. बाय चांस, कोइंसिडेंटली, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर, अब वो ग्रुप M हो गया है, उस ज़माने में सिर्फ माइंडशेयर थी जो मीडिया एजेंसी है. वहाँ से मैंने करियर का स्टार्ट किया. फिर माइंडशेयर से होते हुए मुख्तलिफ और एजेंसीज़ के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें ज़ेनेथ ऑप्टीमीडिया, एडकॉम, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, ओवरऑल बेसिस पे मैंने पाकिस्तान के अलावा 2 और मुल्कों में फुल टाइम जो आप काम करने का कहते हैं वो किया है, जिनमें एक है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार. इसका पुराना नाम, लोग उसको बर्मा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, म्यांमार उसका जो है वो चेंज नेम है. तो पाकिस्तान में रहते हुए मैंने ग्रुप M, ज़ेनेथ ऑप्टीमीडिया, एडकॉम, द ब्रांड पार्टनरशिप, आर्गस एडवर्टाइजिंग, फिर स्टारकॉम मीडिया वेस्ट के साथ पाकिस्तान में, और उसके अलावा फिर म्यांमार में उगिलवी जो थे, उगिलवी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसके साथ काम करते हुए फिर मुझे मौका मिला उगिलवी बांग्लादेश के लिए काम करने का. अच्छा. और ये 2013-14 की बात है. फिर 1 साल बांग्लादेश में, उसके बाद फिर म्यांमार में मैंने स्टारकॉम मीडिया वेस्ट के ग्रुप के लिए भी काम किया, और एक मैंगो मीडिया के नाम से एक बर्मीज एजेंसी है जो वहाँ का सबसे बड़ा कम्युनिकेशंस ग्रुप है. वहाँ पे यूनिलीवर के अकाउंट पे. सो ऑल टुगेदर बेसिस पे अगर ये वो तमाम एजेंसीज थी, मेजर एजेंसीज जिनके साथ मैंने काम किया है. 2018 के बाद मैंने और मेरी वाइफ जो हैं उनका भी इसी शोबे से ताल्लुक़ है, एडवर्टाइजिंग के शोबे से. तो हमने द फ्रिस्बी के नाम से अपना स्टार्टअप भी किक ऑफ किया. स्टार्टअप primarily working on marketing communications only. And this is in the year 2012? No, this is 2018. 2018. So this is right before, a year before COVID happened. So we were doing independent projects as consultants, and then we decided to give it a name.
सो वी गेव इट दिस नेम द फ्रिस्बी एंड सो उसके बाद हमने द फ्रिस्बी के बैनर के अंडर हमने मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, मीडिया एजेंसीज को, कंटेंट क्रिएशन कंपनीज को, उनको इंडिपेंडेंट सर्विसेज हमने देनी प्रोवाइड की। 2022 में हमने एक नए एरिया में वेंचर किया जो कि इवेंट मैनेजमेंट का है। तो इवेंट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ माई पैशंस। मैंने ज़ैबिस्ट में मैंने टीच किया है इवेंट मैनेजमेंट, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, और उसको देखते हुए फिर मार्केट का जो कंज्यूमर्स का जो सब एक फ्लो देखते हुए कि रुझान किस तरफ ज़्यादा है। सो 2022 में हमने कॉन्वर्सेशंस कराची इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से हमने एक लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया कराची में ही। इस साल 2024 में हमने उसका दूसरा एडिशन किया। अच्छा। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये हमने द फ्रिस्बी के बैनर के अंडर ही हमने किए थे। ओके। तो ओवरऑल बेसिस पे जैसे मैंने पहले कहा कि एजेंसीज के साथ मेरा पूरा करियर जो है वो एडवर्टाइजिंग और मीडिया एजेंसीज के साथ गुजरा है, जिसमें ज़्यादा मेरा जो फंक्शन वाइज मेरा जो काम रहा है वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग में रहा है, अदर देन दैट क्लाइंट मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट मैनेजमेंट। सो दिस इज़ इट इन अ नटशेल। अच्छा, तो अदील ये बताएं कि लाइक आपने जैसे इतने अरसे तक आप डिफरेंट एजेंसीज के साथ एसोसिएटेड रहे, जैसे आपने कहा कि आप एजेंसी के बंदे हैं। जी वेल यस। तो इसमें अब ये कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दोनों, बिकॉज पाकिस्तान से बाहर भी आपने यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वर्किंग कंडीशंस, क्या क्या आपने महसूस किया? अच्छा, इसमें कॉमनैलिटीज़ और डिफरेंसेस अगर हम इसको इस तरह लेकर चलें तो मिसाल के तौर पे बांग्लादेश है, तो वहाँ पर मुझे वर्क कल्चर हमसे बहुत सिमिलर लगा, और मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह यह है कि हम साउथ एशिया का कल्चर ओवरऑल बेसिस पे अगर आप कल्चरल फैब्रिक या सोशल फैब्रिक देखें तो वो सेम ही है, यू नो, लेट वर्किंग आवर्स या इस तरह करके, तो या क्लाइंट के साथ की जो डायनामिक्स है, लोगों का बिहेवियर, तो मुझे उसमें ज़्यादा कॉमनैलिटी नज़र आई पाकिस्तान के मुकाबले में। म्यांमार मुख्तलिफ, और अगेन जैसे मैंने कहा कि सोशल फैब्रिक, कल्चरल रीज़न जो होता है, एस्पेक्ट होता है। म्यांमार में, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ कि म्यांमार में जो हमारा ऑफिस के जो स्टार्टिंग आवर्स थे वो सुबह 8:30 बजे के थे। okay. ये आप मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में सोच सकते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में या मीडिया एजेंसी में। तो वहाँ के स्ट्रिक्टली 8:30 से 5:30 के टाइमिंग थे इवन। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप उसको कंट्री बेसिस पे भी देखें कि वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी सुबह 8:30-9 बजे खुल जाते थे, एंड देन द शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल द शॉप्स दे वुड आल्सो क्लोज बाय 9 PM। हाँ, वो तो उनका पैटर्न बन गया होगा ना, फिर उनका पैटर्न बन गया, एग्जैक्टली। तो यही चीज़ फिर जो है वो बिजनेस पे रिफ्लेक्ट होती है, बिजनेस, और क्योंकि हम क्लाइंट डिपेंडेंट होते हैं, एजेंसीज ऑब्वियसली सर्विस साइड पे आप हैं, आप क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली फंक्शन कर रहे होते हैं। यही चीज़ क्लाइंट के, उनके भी वर्क आवर्स वैसे, तो फिर हमारे भी वर्क आवर्स वैसे। म्यांमार में अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि कंपैरेटिवली उसमें एक ठहराव था वहाँ पे माहौल में और उसमें, और मुझे लगता है उसकी एक वजह ये भी है कि वो जो मुल्क है वो कई सालों तक वो डिस्कनेक्टेड था दुनिया से। 2012-2013 से वहाँ पे रिलैक्सेशन होना शुरू हुई, वहाँ की पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट चेंज हुई, वो तमाम चीज़ें, तो फिर वो असरअंदाज होना शुरू हुई आपकी बिजनेसेस के ऊपर। तो ये एक डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया। बाकी स्किल सेट वाइज मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो किसी से भी कम है। बांग्लादेश में ऑब्वियसली बंगाल रीजन जो है वो इटसेल्फ कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है। सो इवन अगर आप बंगाल रीजन जो इंडिया का पार्ट है उसकी बात करें, या जो बांग्लादेश की फॉर्म में मुख्तलिफ एक आज़ाद ईस्ट पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, जो हमारा एक हिस्सा हुआ करता था, बिल्कुल। तो वो इंटेलेक्चुअली दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, you know, culturally, intellectually, from an art point of view, from a literary point of view, और वही चीज़ उनकी एडवर्टाइजिंग में, उनके माहौल में आपको नज़र आती है। तो ये मुझे कुछ बुनियादी जो है वो कॉमनैलिटीज़ और डिफरेंसेस महसूस हुए। सही। तो अदील, पाकिस्तान में अब आप जो हैं वो लाइक जैसे आपने बताया कि आप एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं, जो कि आप और आपकी वाइफ, तो पूरा आपका जो करियर जो गुजरा वो मीडिया के साथ एंड कम्युनिकेशंस एंड ऑल दैट जी, और अब आप जो स्टार्टअप अपना रन कर रहे हैं दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। दैट इज आल्सो इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, आल्सो इवेंट मैनेजमेंट, यस। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आपने स्विच ले लिया एक
लेकिन ये कि एक नई चीज़ आपके पोर्टफोलियो में ऐड हुई इवेंट मैनेजमेंट की। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में जो है इन चीज़ों का, क्योंकि मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग वो तो चले, उस चीज़ का तो स्कोप है और नज़र आता है काफ़ी टाइम से जी, इवेंट मैनेजमेंट जो एक चीज़ है उसको लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते, या इतना ज़्यादा मैस लेवल पे इतना ज़्यादा उसकी अवेयरनेस नहीं है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये स्टार्टअप को लेके आप जो चल रहे हैं, तो डू यू थिंक इट विल बी अ सक्सेस इन द फ्यूचर, और इट इज़ ऑलरेडी अ सक्सेस राइट नाउ? वेल, आई होप इट बिकम्स मोर सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, बट जो आपका सवाल है, देखें, वो इवेंट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, बिकॉज वी डू नॉट डिस्क्राइब आवरसेल्व्स एज एन इवेंट मैनेजमेंट स्टार्टअप or even advertising startup for that matter, or a media startup. We call ourselves a marketing communication startup. So marketing communications के जितने भी angles, relevant angles obviously, वो हैं, we would like to definitely venture into them wherever our expertise lies, and wherever we could do justice with the services that we provide. You know, it's, frankly speaking, it's very easy to claim. And these days especially, आजकल के digital era में, it's very easy to claim that you can offer, but then obviously you have to stick to it. और आपका at the end of the day, जब आप services वाली साइड पे होते हैं, तो सबसे जो important aspect होता है वो आपकी reputation होती है, you know, आपके काम की quality, कि आपका word of mouth itself इतना strong बने कि लोग आपको रेफर करें, आपका काम देखें तो पूछा जाए कि ये किसका काम है। तो इवेंट मैनेजमेंट, जो आपका सवाल था, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ अगर हम उसको रैंक करें कि कहाँ मार्केटिंग का बजट जा रहा होता है, तो वो ऑब्वियसली वो उसमें टॉप प्रायोरिटी पे एज सच नहीं होता, अगर मैं कॉर्पोरेट एंड से देखूं। दूसरा एंगल उसमें बनता है कि हम अपने इवेंट्स खुद क्रिएट करें, जैसे हमने कॉन्वर्सेशंस कराची जो लिटरेचर फेस्टिवल है, वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड इवेंट था, वो हमारा अपना इनिशिएटिव था, और हमें उसमें एक उसकी फिजिबिलिटी नज़र आई कि एक ये ऐसी नीड है जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं। हमने अभी स्मॉलर स्केल से स्टार्ट लिया है, कराची में ही हो रहा है, हमारे पैनलिस्ट कराची बेस्ड हैं, इंटरनेशनल पैनलिस्ट ऑनलाइन हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि हमें उसमें ये लगा कि हम इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट, पैनलिस्ट की क्वालिटी, डिस्कशन की क्वालिटी, एक सर्टेन क्वालिटी लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं और हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो हमने इस वजह से इस तरफ वेंचर किया। जो आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि फ्यूचर, आई एम ऑप्टिमिस्टिक फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि देखें काशिफ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वेदर इट्स इवेंट, वेदर इट्स द इनिशिएटिव विच यू हैव टेकन इन द फॉर्म ऑफ आम आदमी, पीपल आर लॉन्गिंग फॉर, दे आर विशिंग फॉर क्वालिटी कंटेंट, यू नो, और इवेंचुअली चाहे कितनी भी सैचुरेशन हो जाए, अच्छी क्वालिटी, अच्छा, जैसे आपका ये एक कॉन्वर्सेशन एक हम कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट की फॉर्म में हम ये कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट जो है वो इवेंचुअली फ्यूचर में स्टैंड आउट करेगा, यू नो। वो बिल्कुल वही मिसाल है, आप कोई FMCG ले लें, कोई सी भी कैटेगरी ले लें, कहीं पे भी कोई भी सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, इवेंचुअली इट्स द क्वालिटी विच विल स्टैंड आउट। सो बेस्ड अपॉन दैट वी आर ऑल्सो होपफुल कि हमारी, क्योंकि आई नो ये बहुत ही एक कॉमन क्लेम है कि हम हाई क्वालिटी पे फोकस करते हैं एंड ऑल, लेकिन हमारा भी क्योंकि क्लेम ये है और हम उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं उस जानिब, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम आइंदा भी ये चीज़ फ्लरिश करेगी। सही। एज अ स्टार्टअप अदील, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है आपको अभी? इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए सही है, हमारा मार्केटिंग के बजट्स हमेशा डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस कैसा फ्लरिश कर रहा है। बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट होता है कि वो कैटेगरी ओवरऑल, वो जो इंडस्ट्री है वो कैसा बिहेव कर रही है, और इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंट होती है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जिसमें इवेंचुअली सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उसके पास वो आ रहा होता है, स्पेशली जब आप मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे आए, जितना किसी क्लाइंट का या किसी कंपनी का मार्केटिंग बजट अलाउ करता है, राइट। तो वो पाए जो है इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए, उस पर डेफिनेटली कंपटीशन तो है, सही है, और इसमें बड़ी एजेंसीज भी इसमें शामिल हैं, इसमें नए ब्रांड्स जो स्टार्टअप्स की फॉर्म में आ रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, बड़ी एजेंसीज जो अपने ऑफशूट्स बना रही हैं, यू नो, जो पहले जिनको हम 360 डिग्री एजेंसीज कहते थे, अब वो अगर अपनी कोई स्पेशलाइज्ड PR एजेंसी, स्पेशलाइज्ड डिजिटल एजेंसी बना रही है, वो भी कंपटीशन का पार्ट बन रहे हैं। फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो जिनको ऑब्वियसली वो भी स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं, जो अपने घर से रन कर रहे हैं, जो किसी कोवर्किंग स्पेस से रन कर रहे हैं, तो वो भी उसका पार्ट है।
राइट। इवन जो फ्रीलांसर्स हैं, जो फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदर अपवर्क, वेदर फाइवर, वहाँ पे रहते हुए भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमारे दी फ्रिस्बी के प्लेटफॉर्म में डिज़ाइन सर्विस है और अगर कोई फ्रीलांसर जो है वो अपवर्क या फाइवर के थ्रू डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सो आई गेस बोथ ऑफ अस हैव कंपटीशन, यू नो, वन वे और द अदर। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो दैट वे येस देयर इज कंपटीशन एंड which is good, frankly speaking. I personally, and it's not for आपके podcast के लिए नहीं है कि मैं कोई बड़ी statement दे रहा हूँ, but personally I enjoy being in a competitive space because being a consumer, मुझे लगता है कि competition से आपको ही as a consumer फ़ायदा होता है, और अगर आप इसको as a service provider देखें, as an entrepreneur देखें, तो you are always on your toes. आपको you know, आपको sleepless nights अगर मिल रही हैं, या अगर आप alert हैं, आप vigilant हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? तो अच्छा अदील, आपका जैसा पूरा कैरियर आपने बताया कि पूरा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड था, तो ये स्टार्टअप में जब आपने इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया जी, तो आपके पुराने कैरियर ने, आपके पुराने लिंक्स ने या आपके पुराने काम ने आपको कितना हेल्प आउट किया इस नए स्टार्टअप को लॉन्च करने में या इसको आगे लेके जाने में? काशिफ बहुत ज़्यादा हेल्प किया फ्रैंकली, क्योंकि देखें, एक तो नंबर वन नेटवर्क की फॉर्म में जो आपके, बिकॉज देखें जब आप कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे या प्रोबेबली द मोस्ट सेलिएंट वे, if not the only way to make money is through sponsorships, right? And obviously for that you have to knock the doors of the businesses, the sponsors, right? So वहाँ पे आपका network बहुत काम आता है. Then in terms of skills, बहुत बेसिक सी बात मैं अगर मैं करूँ कि प्रेजेंटेशन स्किल्स से लेके, हम जब एजेंसीज के लिए काम करते हैं तो हम बिजनेस पिचेस करते हैं, जब आप अपना इवेंट खुद क्रिएट करते हैं और उसको डिफरेंट, नॉट जस्ट स्पॉन्सर्स, आप पैनलिस्ट को भी पिच करते हैं, ठीक है, कि आप जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके पैनल, आपके इवेंट का पार्ट बने एज पैनलिस्ट, एज मॉडरेटर्स, तो उनके साथ भी वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर, आपके नेटवर्क से लेकर और आपकी अंडरस्टैंडिंग तक, क्योंकि अगेन जब आप मार्केटिंग साइड पे होते हैं, सर्विसेज साइड पे, एजेंसी साइड पे होते हैं, तो एक चीज़ जो स्पेशली इतने एक्सपीरियंस के बाद जो पॉलिश हो जानी चाहिए बहुत अच्छी तरह, वो ये कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या चाहता है, यू नो, उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग, मार्केट ट्रेंड्स को कैप्चर करना, ये कुछ स्किल्स हैं जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप हो जानी चाहिए इतने अरसे, स्पेशली जब आप काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है मीडिया एजेंसीज के साथ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ, उसने बहुत हेल्प आउट किया उसमें डेफिनेटली। तो फंडिंग और कैपिटल रेज करने में फॉर द स्टार्टअप आपको डिफिकल्टीज कुछ फेस करनी पड़ी? जी क्योंकि देखें हमारा जो था ये सेल्फ फंडेड था, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट? तो अगर आप उसमें ये प्लान कर रहे हैं कि हम ये इवेंट करने जाएंगे और ऑब्वियसली आपने पैनलिस्ट को बुक करना शुरू किया है और इसमें फिर ऑब्वियसली कॉस्ट होती हैं, वेन्यू बुकिंग है, डेकोर है, मीडिया कवरेज है, यू नो, आपके जो पैनलिस्ट हैं, मॉडरेटर्स हैं, उनकी विश लिस्ट है, वहाँ से लेकर यू हैव टू फैक्टर इन ईच एंड एवरी कॉस्ट। तो वो डेफिनेटली, और हमने जिन इवेंट्स पे हमने अब तक काम किया है, कॉन्वर्सेशंस कराची बीइंग वन, लास्ट ईयर वी ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड थिएटर नाइट ऑल्सो, सो ऑल ऑफ दीज वर सेल्फ फंडेड obviously. So when it's self funded, then obviously you're looking at your own bank balance, you're looking at your own pocket, right? So yes, that way it's challenging. None of our events have been funded through some other way. We have not gone to any other source to get potential sponsorships, and then as I said earlier, the only way to make money is by स्पॉन्सरशिप्स, इज वाया स्पॉन्सरशिप्स, बिकॉज हमने जैसे कॉन्वर्सेशंस कराची हमने जब किया तो ये तमाम हमारे जितने भी सेशंस थे, सिर्फ हमने इस साल हमारा एक सेशन था जो इंडिया पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडी थी, वो एक सेशन ऐसा था जिसको हमने प्राइस रखा था, वरना हमारे तमाम सेशंस जो हैं, पैनल डिस्कशंस, दास्तान गोई, थिएटर परफॉर्मेंसेस, तमाम फ्री एंट्री रहे। अच्छा, so these are free entry for all, anyone can just walk in. तो फिर ये कि उनसे, उन इवेंट्स के थ्रू फिर कमाई कैसे हो रही है? वो तो सिर्फ जेब पे खर्चे ही आपके लेके आ रहे हैं ना? स्पॉन्सर्स के थ्रू। अच्छा, तो स्पॉन्सर्स, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्पॉन्सर्स आपको मिले आराम से, या उसके लिए हमें यहाँ पे एज ए स्टार्टअप, मतलब जनरली एज ए स्टार्टअप
आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है? बिकॉज देखें, अगर कोई ब्रांड ऑब्वियसली कोई चीज़ लॉन्च कर रहा है जी, तो उसका एक ऑलरेडी इमेज होता है लोगों के दिमाग में, Definitely. बट फॉर द स्टार्टअप लोगों को पता ही कुछ नहीं होता जी, जी, ये है क्या चीज़, ये करने क्या जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बेशक। ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल 100%। तो स्पॉन्सर्स को अरेंज करना एक स्टार्टअप के लिए इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट कितना मुश्किल है? चैलेंजिंग है, क्योंकि देखें हमें जैसे आपने, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, इवेंट्स के रेफरेंस से मैं बात करूं कि हमारा जैसे था कॉन्वर्सेशंस कराची इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो कई सालों से हो रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल से मोर देन अ डेकेड, 14 से 15 साल से वो हो रहा है बहुत। मैं उसका एक रेगुलर विजिटर हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ KLF। फिर उसके अलावा अदब फेस्टिवल है, और इनको बैक करने वाले जो नाम हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है। और ये क्योंकि इतने अरसे से KLF कई सालों से हो रहा है, OU अदब फेस्टिवल को भी, KLF ऑब्वियसली बीइंग बैक्ड बाय OUP, अदब फेस्टिवल को भी अब कुछ अरसा हो गया, और उसकी जो बैकिंग टीम है, दे आर ह्यूज नेम्स, यू नो, दे आर लेजेंडरी नेम्स बैकिंग अदब फेस्टिवल एंड KLF। सो उनकी बाय डिफॉल्ट इतने सालों से क्योंकि ये हो रहे हैं और इतने नामों की उनके साथ एसोसिएशन की वजह से अब उनकी एक इक्विटी बन गई है। बिल्कुल, राइट। हमें ये डेफिनेटली चैलेंज आया था, और अब हम 2 इवेंट्स करने के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि अवेयरनेस डेवलप हो रही है, तो हमें बिल्कुल इसमें चैलेंज फेस हुआ। और उसको फिर हमने जो है वो टैकल इस तरह किया कि जैसे मैंने पहले कहा कि इंडस्ट्री में रहने से जितनी जान पहचान, जितने लिंक्स बने हैं, तो एक credibility by the grace of God है कि you know, in terms of reputation, in terms of people trusting us, and also I would like to mention and highly appreciate our moderators and panelists. Okay. कि जब आप उनके नाम बताते हैं तो उससे जो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स हैं उनको एक अश्योरेंस होती है। जैसे इस साल हमारे साथ प्रोफेसर कैसर बंगाली थे, हमारे साथ अमरीन थॉम्सन थी, सरमद सुल्तान खुसट ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया था, लाहौर से मजहर अब्बास साहब थे जो एक बहुत मशहूर लेजेंडरी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के। ये सिर्फ चंद नाम हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। 2022 में हमने जब लिटरेचर फेस्टिवल किया था तो जावेद जब्बार साहब हमारे साथ थे, नदीम फारूक पराचा, तो बड़े नाम हमारे साथ थे, इस तरह वेल नोन नेम्स हमारे साथ थे। फिर इंटरनेशनल पैनलिस्ट हमारे साथ ऑनलाइन थे। तो स्पॉन्सर्स को जो आपने बात की वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और वो ऐसी सिचुएशन है जो हमने बहुत फेस की है कि पहले लोगों को स्टार्टअप के बारे में बताना, दी फ्रिस्बी के बारे में बताना, जो लोग हमें नहीं जानते, फिर उनको एक नए इवेंट के बारे में ओरिएंटेशन देना। तो हमने उसको इस तरह टैकल किया। दूसरा कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की हद तक नहीं, जो हमारी दूसरी सर्विसेज हैं, स्ट्रैटेजी की सर्विसेज हैं, डिज़ाइन सर्विसेज हैं, क्रिएटिव सर्विसेज हैं, वहाँ पर भी लोग हमें एज इंडिविजुअल्स जानते थे, लेकिन स्टार्टअप के नाम पे और स्पेशली नए क्लाइंट्स को जब हम पिच करने जा रहे थे जो हमें पहले से नहीं जानते थे एज पर्सन्स और एज प्रोफेशनल्स, वहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि हम एक नया नाम थे तो हमें चैलेंज फेस हुआ। सही। आपने अभी बात की अदील स्ट्रैटेजी की, जी ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीप डाउन जानना चाहूँगा। क्या है ये, किस चीज़ की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स को लाने की स्ट्रैटेजी है, ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो, और जो ये प्रोग्राम देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि ये स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी से आप क्या चीज़ बोलना चाहते हैं। देखें, जब आप एडवर्टाइजिंग और मीडिया की बात करते हैं, मैं अभी प्योरली एजेंसीज वाले एंड से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2-3 एंगल्स हैं जहाँ से स्ट्रैटेजी को डिराइव किया जा सकता है। एक आपकी कहलाती है जो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होती है, जो कि प्योरली जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके पास होती है। देन एक होती है स्ट्रैटेजी जिसके लिए एक और टर्म यूज होती है अकाउंट प्लानिंग, जिसका मैं हिस्सा था। तो एक वो दूसरा, फिर एक मीडिया स्ट्रैटेजी हार्ड कोर जो है वो मीडिया की लैंग्वेज में बात हो रही होती है कि जिसमें जार्गन्स आ जाते हैं, रेटिंग, TRPs, रीच, इस तरह की। तो और चौथी ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल सही पिक किया कि बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली बिकॉज कोई भी एजेंसी है वो क्लाइंट्स के ऊपर ही फंक्शन करती है। मेरा जो लिंक रहा है वो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी के अलावा बाकी 3 से ज़्यादा रहा है। ज़्यादा मेरा जो वक्त गुजरा है वो मीडिया वाली साइड पे गुजरा है, तो क्लाइंट्स के लिए मीडिया स्ट्रैटेजी बनाना। और इसी तरह जब मैं उगिलवी पाकिस्तान के साथ था, उगिलवी बांग्लादेश के साथ था, तो मैं अकाउंट प्लानिंग पे था, जो कि ब्रांड प्लानिंग कहलाती है, अकाउंट प्लानिंग कहलाती है, स्ट्रैटेजी कहलाती है। इनमें जो डिफरेंस है वो ये कि जब आप अकाउंट प्लानिंग की या ब्रांड प्लानिंग की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका सारा फोकस जो स्ट्रैटेजी वाले जो शख्स होता है उसका बुनियादी जो फोकस होता है
वो होता है कंज्यूमर के ऊपर। तो उसको हम कहते हैं कि ही और शी हैज़ टू कीप देयर हैंड्स ऑन द पल्स ऑफ द कंज्यूमर। उनको सब मालूम होना चाहिए, और वो सब आपको मालूम होता है इनसाइट्स के थ्रू, यू नो। और इनसाइट्स गैदर करने के ऑब्वियसली फिर वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो वो मीडिया स्ट्रैटेजी में जबकि आप बात करते हैं, तो मीडिया स्ट्रैटेजी अगेन आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें जार्गन्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको फिर हम मैच करते हैं लाइफस्टाइल से, उनको मैच करते हैं प्लेटफॉर्म से। जैसे एक आपकी भी बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी कुछ अरसे से डिजिटल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हम 20 साल पहले का सिनेरियो देखें तो वो इतना नहीं था। तो टेलीविज़न, प्रिंट, FM वो हुआ करते थे। अब जो ओवरऑल स्पेंड है, अगर पिछले 2 सालों का भी आप मैप करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़्यादा जिसने ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ स्पेंड, वो डिजिटल है, राइट। टॉप पे अभी आपके पास फिल वक्त अभी भी टेलीविजन ही मौजूद है, बट नाउ डिजिटल हैज़ बाईपास्ड द अदर प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ स्पेंड। तो एज ए स्ट्रेटजी पर्सन यू हैव टू नो दीज ट्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो, अगर मैं मीडिया की बात करूं, कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी मीडिया हैबिट्स क्या हैं। वो सुबह जब उठता है तो सबसे पहले उठ के वो क्या फ़ोन उठाता है, अगर फ़ोन उठाता है तो कौन से वो सोशल मीडिया ऐप्स पहले चेक करता है। अगर वो सोशल मीडिया ऐप्स पहले चेक कर रहा है तो जब वो गाड़ी में जा रहा होता है तो क्या वो पॉडकास्ट पे स्विच ऑन करता है, या वो USB लगाता है, या वो ऑक्स केबल लगाता है, ठीक है। जब वो ऑफिस में रहता है 9 से 5, अगर हम किसी ऑफिस गोइंग की बात कर रहे हैं, 9 से 5, 9 से 6, और अगर एजेंसीज वाला है तो 9 से 9, तो वो वहाँ रहते हुए उसका मीडिया बिहेवियर क्या है, वापस आते हुए क्या है। एक कॉमन अगेन ऑब्जर्वेशन कि कई हमारे यहाँ जो लोग हैं ड्रामाज, अब वो टेलीविजन के अलावा अब वो यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर लेते हैं कि अगर उनके एपिसोड वहाँ मिस हो जाते हैं तो वो तो एज अ मीडिया स्ट्रेटजी पर्सन यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू आर एबल टू क्राफ्ट योर मीडिया स्ट्रेटजी। तो कितना मुश्किल होता है अदील एक स्टार्टअप के लिए कि वो किसी ब्रांड को अपना क्लाइंट बना ले? अच्छा, देखिए, ये अभी जो मौजूदा हालात हैं या इवन उसके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग जो बड़े नाम हैं, बड़ी एजेंसीज हैं, अगर मैं अगेन सर्विस प्रोवाइडिंग एंड से मैं बात करूं तो उनके लिए भी एक नए क्लाइंट को पिच करना इज़ अ चैलेंज। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप क्रेडेंशियल्स के साथ आ रहे हैं, अगर आपके पास एक हिस्ट्री है पहले से, लेकिन स्टार्टअप के पास तो हिस्ट्री नहीं है ना। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो सारा जो गेम होता है वो ये कि आपका जो स्टार्टअप है, उनकी टीम और उनकी पिच वो क्या है, हाउ आर यू डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट, राइट। एंड देन ऑब्वियसली जिनको आप पिच कर रहे हैं, हाउ रिस्पॉन्सिव आर देम, are those people, when I say those people I'm talking about the clients, the brand team, to जिनको कि वो कितने वेलकमिंग हैं, वो कितने वार्म हैं, वो कितने ओपन माइंडेड हैं नए स्टार्टअप्स को। पहली बात तो ये उनको मौका देने पे कि वो उनकी पिच को सुने, और अगर उनकी पिच उनको अपीलिंग लग रही है तो उसके बाद उनको बिजनेस अपना हैंड ओवर करने में। इसमें फिर ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं होता, बास ऐसे भी केसेस होते हैं कि वो किसी एक ब्रांड का काम दे देते हैं, या एक अपना कोई एक प्रोजेक्ट पहले उनको देके वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर वाला चीज, ट्रायल एंड एरर वाला। और जो स्टार्टअप टीम है, जो कोई नई एजेंसी है, उनके लिए भी एक फुट इन द डोर अप्रोच होती है, यू नो, कि आपको एक एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो मिली कि आप गए और आपने अपना कैंपेन रन करी, या आपने अपना जो भी आपकी पिच थी, अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या अगर आप कोई क्रिएटिव कैंपेन डेवलप कर रहे हैं, अगर आप कोई मीडिया कैंपेन उनको रन करके दे रहे हैं, तो आपको भी एक मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन जो आपका सवाल था, इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त एक तो मार्केट में, और ये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में नहीं, ये ग्लोबल है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें ऑब्वियसली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो पुरानी एजेंसीज हैं, जो कई दिहाइयों से जो काम कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली एडवांटेज है। इसी वजह से जो क्लाइंट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, नए आइडियाज़ को, फ्रेश आइडियाज़ को, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। और ऑब्वियसली स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को एक नए तरह से प्रेजेंट करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उनके बारे में क्या चीज़ यूनिक है स्टार्टअप के बारे में, दे शुड सीम डिफरेंट, यू नो। वो फिर ऐसा, और सिर्फ जो डिफरेंस वाली बात है या जो अच्छी क्वालिटी वाली बात है, वो सिर्फ ऑन पेपर या सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक नहीं होनी चाहिए, वो फिर ऑब्वियसली आपके काम में नज़र आनी चाहिए। और वहाँ पर अगर स्टार्टअप में कोई एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनके क्रेडेंशियल्स एज प्रोफेशनल, हाँ, इसीलिए स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हाई सैलरी पे कोई एक्सपीरियंस इंसान को उठाने अपने पास ज्वाइन करवाने के लिए, कि वो प्रेफर करते हैं कि भाई ऐसे लोग ज्वाइन कर लें
ताकि ऑलरेडी एक क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई होती है मार्केट के अंदर, लोग जानते हैं उन्हें। जी जी। तो वो इसलिए बड़े हाई पैकेज पे भी उठा लेते हैं, और स्टार्टअप के लिए इसीलिए फाइनेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात की हमने आपके स्टार्टअप से रिलेटेड और इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पाकिस्तान में आपको मिल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आपने शुरू में एक बात की थी कि आपका टीचिंग से भी ताल्लुक़ रहा है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ आप मुंसलिक भी रहे हैं टीचिंग के हवाले से। तो क्या समझ में आता है आपको कि पाकिस्तान में वो जो नए बच्चे निकल के आ रहे हैं, जो बिजनेस स्कूल से पढ़ के नए जनरेशन जो निकल के आ रही है, वो इन चीज़ों की तरफ राग़िब है, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहती है, एज अ कैरियर आगे लेके चलना चाहती है, या फिर टाइम के साथ साथ ये चीज़ों का ट्रेंड कम हो रहा है? देखिए, करना तो चाहते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल करना चाहते हैं। और उसमें अभी जो मैंने 2016 में टीच किया, और फिर उसके बाद गैप आया, मैं पाकिस्तान से बाहर था, म्यांमार में था, फिर कोविड हो गया। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फिजिकल टीच करना, राइट? तो वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ देम, not in favor of them in a sense that I was not comfortable as a person, as I said, I prefer to be in the classroom, you know, face to face with the students and all. फिर मेरा टीचिंग में कमबैक हुआ 2022 में। मुझे 6 साल में बहुत बड़ा फर्क नजर आया, जो आपने जो सवाल किया है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। अच्छा, ये फर्क जो था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी या नेगेटिव थी? ये बाय डिफॉल्ट थी, क्योंकि मैं आपको देखें, सबसे बड़ा फर्क जो था कि 2016 तक भी मुझे स्टूडेंट्स जो हैं वो फोटो कॉपी करते हुए नज़र आते थे, यू नो, नोट्स लेते हुए नज़र आते थे, या ये कि अगर आप लेक्चर की कॉपीज़ या कोई PDF है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो फोटो स्टैट हो रहा होता था, वो काउंटर पे रखवा देते थे। 2022 में 6 साल में वो तमाम चीज़ें डिजिटाइज हो गई, यू नो, तो फिर वो स्टूडेंट्स अब प्रेफर करते हैं कि उनको PDF मिल जाए। तो सबसे बड़ा फर्क, तो मैं उसको पॉजिटिव या नेगेटिव से ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो एक पार्ट ऑफ द एक फ्लो में था, जिसके जैसे मैंने पहले कहा कि वो कई चीज़ें ग्लोबली हो रही हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी यू हैव टू, आपको उसके साथ ही चलना है, वक्त के साथ ही आगे चलना है। तो मुझे 2022 में बहुत बड़ा फर्क नजर आया, राइट, कि इन टर्म्स ऑफ, और जो आपका सवाल है, मुझे रुझान बिल्कुल इस तरफ नजर आता है स्टूडेंट्स का, बिल्कुल टेकिंग मार्केटिंग एज अ करियर, डेफिनेटली येस, taking, adopting within market, adopting advertising and media as career options, definitely yes, because these are giving them the tools to become entrepreneurs. ये एक मुझे बहुत बड़ा फर्क नजर आया कि अब entrepreneur बनना जो है वो, लेट मी पुट इट दिस वे, शायद उसके लिए आपको एक डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, सही है? या आपने, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप जो दुनिया के कई थॉट लीडर्स को सुनेंगे, कई वो इस तरह की वो बात करते हैं, यू नो, कि स्कूल्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिजनेस स्कूल्स पर्टिकुलरली आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू जस्ट नीड टू हैव स्किल्स एंड एवरीथिंग। लेकिन पाकिस्तान में, या जितना मेरा टीचिंग के साथ एक्सपोजर रहा, मुझे स्टूडेंट्स जेन्युइनली क्यूरियस नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट है, और जैसे मैंने आपको ये फ़र्क बताया कि 6 सालों में जो मैंने फ़र्क देखा कि उनमें कई जो हैं वो अपने लिए इसमें एक करियर ऑप्शन के बारे में बहुत क्लियर होते हैं। कई जैसे हम इतने नहीं थे, राइट? जैसे आपको बताया कि मैंने जब मेजॉरिटी ऑफ द MBA मार्केटिंग जो होते हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है ब्रांड साइड जाना, मार्केटिंग साइट पे जाना, एजेंसीज बहुत कम लोगों की विश होती है। यहाँ पे अब जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, those students who want to work on the agency side, they are very clear that they want to work on the agency side. Okay. You know, which was not the case few years prior. कई स्टूडेंट्स जिनका अपना अभी से अपने बैचलर ख़त्म करने के दौरान ही उनका इंटरेस्ट है कि वो कोई अपना वेंचर, कोई अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, दे सीम वेरी क्लियर अबाउट इट। और डू यू थिंक कि अभी मार्केट में इस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज बिजनेस स्कूल से निकल रहे हैं, कि वो अपने कैरियर को एक स्टार्ट दे सकें वहाँ से? देखें काशिफ, मैं इसमें पहली बात तो वो जो भेड़ चाल वाला लफ्ज़ होता है ना, कि मैं इनकरेज तभी करता हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने हैं, या वो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट, एंड देन आपकी पिच जो है, मतलब ये हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, या ये एक बज़ वर्ड है एंटरप्रेन्योर बनना, या ये कि हम ऑफ कोर्स 1% एजेंसीज चल रही हैं, ठीक है, और फ्लरिश कर रही हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, पूरी दुनिया का ये ट्रेंड है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आप भी वो करें, सही है, जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट। सो एंड अगेन उस लेवल पे मैं तो अभी भी हमें होता है कि इट्स बीन 20 years दैट आई एम वर्किंग, अभी भी होता है कि इज दिस व्हाट आई एम मेड फॉर,
अभी भी फ्रैंकली स्पीकिंग आई गो इनटू दैट सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड। तो उस एज में व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s एंड ऑल, तो कहाँ इसमें इतनी क्लैरिटी होती है। लेकिन ये कि अगर आपके पास अपना फॉल बैक ऑप्शन है, और मैं हर एक को ये कहता हूँ कि पहला ये होता है कि आप अपना, इफ यू हैव अ फाइनेंशियल कुशन टू गो एंड एक्सपेरिमेंट, कि आपने उस लेवल पे जब आप अर्ली 20s मिड 20s वाली एज में अगर आपके पास कोई फॉल बैक है, तब आप जाके बेशक आप एक्सपेरिमेंट करें, राइट। और क्योंकि जो आपका सवाल है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो शायद हमसे भी कम होगी, उनको हमसे भी ज़्यादा चैलेंज फेस होगा, बिकॉज अगर आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना आपके लिए आसान होगा क्लाइंट्स को लाना या क्रैक करना। सिर्फ आपके पास जो वाहिद चीज़ होगी वो आपकी स्किल होगी, या ये कि आपकी पिच क्या है। और अगेन, अगर हमें शायद उसका एक हाफ साइज का वो चंक मिलेगा, तो उनको शायद क्वार्टर से भी कम का चंक मिलेगा, लेकिन फुट इन द डोर के तौर पे व्हाई नॉट। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके पास, अगर आप उस बारे में गंगहू हैं, अगर आप उस बारे में पैशनेट हैं, और अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल, अगर आपके पास फॉल बैक ऑप्शन मौजूद है, तो मैं तो इनकरेज करता हूँ कि यू शुड गो एंड ट्राई आउट योर लक और वट एवर यू बिलीव इन। यस। तो ये तो आपने बात की जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया रिलेटेड ऑल दैट। इवेंट मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बिजनेस स्कूल्स हैं, वो उस तरीके से उस एक प्रोफेशन को प्रमोट नहीं कर रहे। एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ इवेंट मैनेजमेंट भी बन सकते हैं जी, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है जी। लेकिन एक स्टूडेंट लेवल पे उस बिजनेस जो इवेंट मैनेजमेंट है उसको एज अ सब्जेक्ट प्रमोट किए जाने की आप क्या समझते हैं, कितनी ज़रूरत है अभी हमारे? देखें, ज़रूरत बिल्कुल है ऑफ कोर्स। और मैं समझता हूँ कि देखें, जब मैंने ज़ैबिस्ट में मैंने ये लॉन्च किया था कोर्स, और सबसे पहले टीच किया था 2009 में, और जो स्टूडेंट्स थे, ये इलेक्टिव कोर्स था। इलेक्टिव कोर्स का मतलब ये कि वो आखिरी ग्रेजुएटिंग ईयर में आके वो ये कोर्स लेते थे। स्टूडेंट्स उस वक्त तक, अगर वो 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, तो पहले 3 साल में वो ऑलरेडी बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके होते, राइट। तो उनको जब, और मेरा जो फोकस था और अभी भी है, जब अगर मैं इवेंट मैनेजमेंट या एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग टीच करता हूँ, तो वो ये होता है कि उनको उस एक्सपीरियंस से, उस प्रोसेस से गुजारा जाए जो रियल लाइफ में होता है, राइट, क्लासरूम में रहते हुए। तो जब वो तीसरे या चौथे साल में आके वो पढ़ते थे, और वो उससे पहले कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज खुद कर चुके होते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो एक सर्टन एरोगेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मेरे जहन में कोई और वर्ड अभी नहीं आ रहा, तो एक सर्टन एक कॉन्फिडेंस लेवल स्लैश बाज दफा ओवर कॉन्फिडेंस लेवल एक पहले था कि हम तो 10 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो दिस कोर्स विल बी लाइक अ वॉक इन द पार्क, तो ये तो हम वैसे ही वो कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में कि क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक एरिया है जिसपे, जो कि फ्लरिशिंग एरिया है मेरी नज़र में, इसको चौथे साल तक नहीं रखना चाहिए एज एन इलेक्टिव। इसको, इसके जो टूल्स हैं, इसके जो बेसिक्स हैं, वो आपको पहले साल में, दूसरे साल में, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का क्या सिस्टम है, सेमेस्टर वाइज है या कितने महीने का सेमेस्टर है, इसको जैसे ही वो कोर मार्केटिंग के 2-3 कोर्सेज कर लें, उसी वक्त पढ़ाना चाहिए। इसको आखिर तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि, और जो आपका सवाल का जो पहला वाला पार्ट था, देखें, अभी इवेंट मैनेजमेंट, अगेन, ये आप बैचलर लेवल पे, इसके लिए तो आपको ग्रेजुएट होने की भी जरूरत नहीं है, सही है। ये आपने, कई फीमेल्स हैं, कई जिनका हाउसवाइफ्स हैं, जिनके अपने इवेंट मैनेजमेंट सेटअप्स हैं, और उन्होंने अपनी नीश आइडेंटिफाई की हुई है कि हम इस लेवल के, ये हमारा वो है स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर हम इस जो है, इस कैटेगरी के अंदर इवेंट्स करेंगे, इस नौयत के इवेंट्स करेंगे। वो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले सर्कल को ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं। दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, एंड एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। वहां से लेकर वो लोग जो कि, या स्टूडेंट्स की, क्योंकि आपने बात की कि जो अपने बैचलर्स प्रोग्राम में हैं और वो ऐसे इवेंट करते हैं जिसमें थाउजेंड्स का ऑडियंस आता है, तो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इसको फ्लरिश करने के लिए इसकी बाकायदा, मैं तो समझता हूँ, इसके देयर शुड बी मोर देन 1 कोर्सेज, बिकॉज ये इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसको 16 हफ्ते में, 12 हफ्ते में क्लासरूम के थ्रू कवर करना इज चैलेंजिंग इन माय ओपिनियन, बिकॉज द स्कोप इज क्वाइट ब्रॉड। सही। तो टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके इन सारे कामों के अंदर, मतलब लाइक विद
कमिंग अप ऑफ AI टूल्स एंड ऑल दैट, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी? काशिफ बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्पफुल है। मैं तो इसको एज अ विलन नहीं लेता टेक्नोलॉजी को, और ना लेना चाहिए। यू मतलब you are living in a fool's paradise if you blame technology. You know, you have to walk hand in hand with the changing times. This is what I believe in. At times, yes, AI वाली चीज़, वो जो एक बात कहते हैं कि AI ने लोगों की जॉब्स खा ली, जॉब्स वो है। कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में आपको हेल्प मिल जाती है। पहले शायद आप किसी को हायर कर लेते, लेकिन ऑब्वियसली ये प्रूवन हुआ है। अगर आप लिंक्डइन पे देखें, आपको कई ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जो ह्यूमन वाली जो बात है, जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, वहाँ तक ऑब्वियसली AI फिल वक्त नहीं पहुँचा। अगर मैं सिर्फ कंटेंट डेवलपमेंट की बात कर लूँ, आइडिया जनरेशन की बात कर लूँ, लेकिन हेल्पफुल डेफिनेटली यस। टेक्नोलॉजी की आपने बात की, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये आप शायद 20-30 साल पहले जिन लोगों के करियर्स थे इसी फील्ड में रहते हुए, आप सोच भी नहीं सकते होंगे। यहाँ पे अब आप पिच कर सकते हैं। हमारे साथ अभी कॉन्वर्सेशंस कराची में हमारे एक पैनलिस्ट थे इंडिया से, और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अपना एक और वेंचर शुरू किया है। He's from Bengaluru, India. Okay. Very nice person, thorough professional, उत्सव। So अपने जो उनका जो इनिशिएटिव है, जो उनका प्रोजेक्ट है, उसका जितना कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट डेवलपमेंट फ्रॉम लोगो टू वेबसाइट डेवलपमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज वेल, he got it designed by someone from Pakistan. He found him through Fiverr or Upwork. Right, so someone who is based in Bengaluru, which is the hub of technology in the world, you know, software, और उसके हिसाब से he getting someone from Pakistan to to do his creative work, सारा जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट, डिज़ाइन वाला काम। So this is one tiny example कि आप कि कितने आपके लिए AI ने और टेक्नोलॉजी ने ऑप्शंस ओपन किए। तो whether it's pitching clients, whether it's organizing meetings, whether it's taking creative support, whether it's ideas generation, anything. So it has been of immense help, frankly speaking. सही। Yeah. तो अदिल, हमारी कन्वर्सेशन के दौरान आपने कई दफ़ा जिक्र किया आपकी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल वाला। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल बताएं कि ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और क्या इस 2 दफ़ा आपने इसको ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को जी, तो क्या नई चीज़ें सीखने को मिली और किस तरीके से आपने इस सारी चीज़ों को हैंडल किया था? लिटरेचर फेस्टिवल से मेरा ज़ाती तौर पे भी इंटरेस्ट है, लिटरेचर में, आर्ट में, थिएटर में। और लिटरेचर फेस्टिवल का ये जो आइडिया आया, जब मैं ज़ैबिश में अगेन मैं टीच कर रहा था 2016 में, तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी एक लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था, पेशे लफ्ज़ के नाम से। T2F में वो हुआ था, 2nd फ्लोर। उस वक्त मैं ज़ैबिश में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग टीच कर रहा था। तो मुझे एक तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा अपना पैशन इसमें, और दूसरा मुझे ये था, इट वाज नॉट लाइक सिर्फ अपना पैशन जिसको जाके एग्जीक्यूट कर दिया और लॉस कर लिया, ऐसा नहीं था। अच्छा। लेकिन ये कि मुझे ये अंदाज़ा था कि KLF, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, और दूसरे कई और इवेंट्स अटेंड करके, नापा के कई इवेंट्स अटेंड करके, कि एक नीड है जो फुलफिल हो सकती है ऑडियंस को एक ऐसे इवेंट के थ्रू जिसमें इंटरनेशनल पैनलिस्ट भी हों, जिनको जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हमने ऑनलाइन लिया था, और लोकल भी जो पैनलिस्ट हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे इन टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो उस पे हमारा एक जो हमारे इन सब्जेक्ट्स को फॉलो करने वाला जो ऑडियंस है, उसकी एक नीड हम इस तरह फुलफिल कर सकते हैं। उसको फिर हमने नाम दिया कॉन्वर्सेशंस कराची। और उसका अगर आप डिज़ाइन वो देखें, जो मेरी वाइफ का पूरा डिज़ाइन है, सारा उसका जो डिज़ाइन वर्क है, उसमें वो एक केतली और एक रिक्शा, वो तमाम वो हमने कराची वाली फील को वो किया। और जैसे मैंने पहले कहा कि कराची की जो आवाम है उनके लिए कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, तो जो इंस्पिरेशन आई थी वो वहीं से आई थी कि इसको वो करने की। फिर उसके बाद हमने इसमें जो सब्जेक्ट्स लिए वो ऐसे लिए कि मिसाल के तौर पे हमारा जब 2022 में हमारा पहला जब इसका एडिशन हुआ था, तो हमारा एक पैनल डिस्कशन था जो बॉडी शेमिंग के ऊपर था, साइबर बुलिंग के ऊपर था, कि क्या चैलेंजेस स्पेशली यूथ को क्या फेस हो रहे होते हैं। फिर हमारा एक था दास्तान वही के बारे में, एक थिएटर परफॉर्मेंस थी जो कि नापा के एलमनाई के साथ था। फिर एक हमारा इसमें पैनल डिस्कशन था 2022 में जिसमें हमने कराची, कोलकाता, खटमंडो
जो है 3 जो आपके मेजर वो हैं सिटीज़ हैं, उनको हमने एक औरत की नज़र से, मेगा सिटीज़ थ्रू द लेंस ऑफ अ वुमन, ये एक हमारा पैनल डिस्कशन था कि ये मेगा सिटीज़ हैं साउथ एशिया की, लेकिन एक औरत जो है वो उसको किस तरह व्यू करती है, जिसमें अनुशी अशरफ पाकिस्तान से थी, शिवानी न्यूपने जो कि ऑथर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, वो खटमंडू से थी, और परामा बिस्वास जो कि HR प्रोफेशनल है, बहुत सीजन HR और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, वो कोलकाता से थी। तो हमारे इसमें टॉपिक्स भी इसी तरह के रहे। इस साल भी हमने जब 2024 में इस साल इसका दूसरा एडिशन किया, तो एक हमारा डिजिटल स्टोरी टेलिंग पे था, जिसमें हमने पॉडकास्टिंग की, फोटोग्राफी की, इन सब टॉपिक्स पे हमने बात की। फिर हमारा एक था कि डिजिटल इन्फ्लुएंस, जो स्पेशली A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, इनके ऊपर डिजिटल इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है। फिर हमने सरमद सुल्तान खुसट की मूवीज़ हमने स्क्रीन की, रोशन राहें। तो हमने इन जो हमारा जो कंटेंट बना, जो हमारे सेशंस बने, वो उसी के ऊपर बने कि हमारा ऑडियंस जो है, कराची की जो पब्लिक है, वो क्या किन टॉपिक्स पे बात करना चाहती है। 2022 में इनफैक्ट हमने जब पहला एडिशन किया था कॉन्वर्सेशंस कराची का, तो उसमें हमारा एक पैनल डिस्कशन ही किसका कराची के उन्वान से था, जिसमें जिब्रान नासिर थे, नदीम फारूक पराचा, आफिया सलाम थी, एंड लेजेंडरी फिगर आरिफ हसन साहब उसमें थे। तो वो था ही कराची के ऊपर, लेकिन इसका नाम कराची है और कराची के उस पे है कॉन्वर्सेशंस कराची पब्लिक के लिए, बट वी हैव एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो, जिनको हम, क्योंकि ये तमाम दोनों हमारे इवेंट्स जो हैं वो लाइव स्ट्रीम हुए हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इसमें पैनलिस्ट हमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका यहाँ से भी ज्वाइन करते हैं। तो हमारा कंटेंट फिर उसी मुनासबत से होता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑडियंस भी हमें देख रही है, जो कि हमें इतनी ज़्यादा तादाद में ऑनलाइन अभी फिल वक्त फॉलो नहीं हुआ, लेकिन जितनों ने फॉलो किया है तो वो इंटरनेशनल भी हमें फॉलो किया है। तो दिस इज़ द यूनिकनेस विच वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द लिटरेरी सीन। तो अदील, मुझे वाकई में आज आपसे बात करके जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया आपसे बात करके, और चीज़ों के बारे में पता चला जिनके बारे में लोग नॉर्मली जानते भी नहीं है और कोई एफर्ट भी नहीं होती कि जान सकें। तो ये कि अदील, कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें किसी के लिए भी, कुछ भी, मतलब इट्स लाइक एन ओपन फोरम फॉर यू राइट नाउ। ओके, आई विल स्टिक टू द सब्जेक्ट्स यू टॉक्ड अबाउट, वरना जो मैसेजेस मैं देना चाहता हूँ वो फिर शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए आम आदमी में। सो बट देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा, जैसे क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस, आपके बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के हवाले से, या जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, या जो करियर की इनिशियल स्टेजेस में हैं। पहला तो मैं ये कहूँगा कि मार्केटिंग साइड पे या किसी भी फील्ड में आप आए, जो आपने एक चेंज की बात की थी, या आपने जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात की थी, मैं एक चीज़ के लिए बहुत इनकरेज करूँगा, इंसिस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, और वो ये कि पढ़ें, बुक्स पढ़ें। ठीक है, बुक्स का कोई वो नहीं है, नेमल बदल कुछ नहीं। ये तमाम लर्निंग ऑब्वियसली आपको इंस्टाग्राम पोस्ट की फॉर्म में, रील्स की फॉर्म में मौजूद है, और उसको बिल्कुल एक्सेस करें। मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगा कि आप डिजिटल से कट ऑफ कर लें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाएं, नो, नॉट एट ऑल। बट पहली प्रेफरेंस ये रखें कि आप बुक को पेपर बुक की फॉर्म में पढ़ें। सही है। बल्कि मैं तो इसमें अदील एक चीज़ और ऐड करूँगा कि वो आपने शायद एक फेमस सेइंग सुनी होगी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यस, मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि अ मैन ही शुड बी नोन by the book he keeps. Exactly. So बिल्कुल, definitely, and also reads them. हाँ, ये बुक्स, ये जो कीप्स वाला है, ये आजकल मैं बहुत ज्यादा बना हुआ हूँ। I have kept books which I have not been able to read enough. But yes, so I have always been an avid reader, and just not because that I have been a reader, so I am suggesting everyone to read. Because frankly speaking, this is what I have realized. You need to take a break from your cell phones. Whether you are getting as much as knowledge you're getting from your cell phones, laptops, tabs, anything, but you need to step out of from that zone and spend some time with your books. Read. पहली बात तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हैं, मार्केटिंग बुक्स हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहली बात तो मैं इनकरेज करूंगा कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, विच एवर, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस बारे में पढ़ें, इवन इफ इट्स फिक्शन। बिकॉज होता ये है कि अभी ये जो डिजिटल वाली जो चीज़ है, ये आपकी इनोवेटिव स्ट्रीक को, आपकी जो इमेजिनेशन है, बच्चों के बारे में तो सब जानते हैं, इवन जो एडल्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, बैचलर्स, मास्टर्स लेवल पे भी, ये हमारी इमेजिनेशन को बहुत अफेक्ट कर रही है।
So we have to preserve this because as humans, this is the edge which we have against जो आपने AI का पूछा था, frankly speaking, right? So do refer to the reels and the posts on LinkedIn, Instagram, everything, but do not, आप बुक्स से अपने आप को कतई ताल्लुक नहीं करें. दूसरी बात ये कि जो आपका अगेन बहुत एक रिलेवेंट सवाल था कि इसमें करियर बनाना, वेदर एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, इट्स अ जर्नी, इट्स अ मैराथन. सही है. तो इस तरफ बिल्कुल आए. यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, जो भी, बट इट्स अ जर्नी. ठीक है. और इसमें ये जो आपने पहले आपका सवाल था कि स्टार्टअप्स के बारे में, उसके बारे में, इवेंचुअली अच्छी क्वालिटी, अच्छा कंटेंट ही स्टैंड आउट करेगा. और फिल्टर होके आप तभी रह जाएंगे. बाकी सबसे आपको स्टैंड आउट करने का, मुनफरिद नजर आने का मौका तभी मिलेगा जब आपके कंटेंट में कुछ होगा. और वो बिल्कुल, और वो तभी होगा जब आपने उस पर रिसर्च की होगी या आपने उस बारे में पढ़ा होगा. आपका उस बारे में अगर तजुर्बा नहीं तो कम से कम मुशाहिदा जरूर होगा आपका उसमें एक ऑब्जर्वेशन, और वो भी अनबायस्ड, बायस्ड नहीं. राइट. दूसरी चीज ये, और आखिरी जो मैं बात कहूंगा कि डिसिप्लिन. राइट. और वो डिसिप्लिन, वो एक, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, गालिबन नाइजेरियन एक एथलीट हैं. माय अपॉलॉजीज टू योर व्यूअर्स कि अगर मैं गलत उनकी नेशनलिटी को और उनको पिक कर रहा हूँ. उनका अगेन मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये मैं सच कहूँगा कि वो उन्होंने एक बात कही कि विटामिन एन. एंड व्हाट इज विटामिन एन? विटामिन एन इज योर एबिलिटी टू से नो. राइट. तो वो कह रहे थे कि नो, ही इज अ मैराथन रनर, ही इज एन एथलीट, कि यू शुड से नो टू एनीथिंग विच इज नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, विच इज नॉट हेल्पिंग यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रोफेशनल. राइट. सो एंड दैट ओनली कम्स वाया डिसिप्लिन. Right. So this is all that I'm going to leave your audience with, and thank you very much for having me here. नहीं अदील, it's really a pleasure talking to you. और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और अपनी इस जर्नी को और अपने एक्सपीरियंसेस को मुझसे और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज ऑल माइन. जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप कि मेरी और अदील की ये कन्वर्सेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, स्पेशली इवेंट मैनेजमेंट. तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा. और अगर कोई चीज़ आपको पसंद या नापसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस. दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.